नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको कैबिनेट द्वारा हर हफ्ते लिए जाने वाले फैसले से रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इन फैसलों का कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैबिनेट दिस वीक। सबसे पहले बात कोयला की नीलामी से जुड़े कैबिनेट फैसले की। 26 फरवरी 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की CIEL सहित कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए नीलामी की जगह एक साझा नीलामी खिड़की के जरिए शुष्क ईंधन की पेशकश को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के दौरान ये मंजूरी दी गई है। माना यह जा रहा है कि सरकार के इस कदम से बाजार की विकृतियां दूर होंगी और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक दर वाला नीलामी बाजार तैयार होगा। इससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी और घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि भी होगी। देखते हैं इस फैसले से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। कोयला के आयात को कम करने और कोयला उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी, कीमत स्थिर होगी, घरेलू कोयले की बेहतर उपलब्धता भी होगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड सहित कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए नीलामी की जगह एक साझा नीलामी खिड़की के जरिए शुष्क ईंधन की पेशकश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के दौरान यह मंजूरी प्रदान की गई। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयला मंत्रालय के अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी जी। विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर नीलामी की जगह एक साझा नीलामी खिड़की के जरिए शुष्क ईंधन की पेशकश की गई है, तो इस पूरे फैसले को सामान्य भाषा में किस तरीके से समझा जा सकता है? इसको समझने के लिए इसका परिप्रेक्ष्य, इसका बैकग्राउंड, इसका उद्देश्य जानना जरूरी ये है कि कोयला क्षेत्र उदारीकरण के दौर से गुजर रहा है। जब हमने इसमें मूल मंत्र रखा कि कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, उसके परमोद्देश्य के तहत दो छोटे उद्देश्य रखे। अधिक से अधिक कोयला देश में उपलब्ध हो और कम से कम समय में उपलब्ध हो। फिर इसके लिए हमने जो मूल मंत्र अपनाए वो अपनाए हैं कि व्यवस्थागत सुधार, सरलीकरण, व्यवसाय की सुगमता सरलता, जीवन की सुगमता सरलता, साथ में उदारीकरण। और जो हमने माध्यम अपनाए हैं, आपने देखा होगा कि कोयले के खदानों के आवंटन में हमने पारदर्शिता लाई, निष्पक्षता किया, बराबर की भागीदारी की स्वतंत्रता दी और क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार किया और इसमें अनावश्यक पुलिसिंग और निगरानी की आवश्यकता को भी समाप्त किया। और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्यों करना पड़ रहा है। देश में लगभग 100 करोड़ टन कोयले का उपभोग होता है, उसमें से लगभग 25% आयात करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा का अच्छा खासा खर्चा होता है, कोई 1.5 लाख करोड़ वार्षिक खर्चा होता है। तो प्रयास ये किया गया कि जो हमारे पास भंडार देश में उपलब्ध है उसको हम जल्दी से जल्दी बाजार में उतार सकें। इस क्षेत्र की विशेषता ये रही है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें एकाधिकार क्षेत्र की सरकारी कंपनियां रही हैं और सरकारी कंपनियों के एकाधिकार क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो विभिन्न दबाव समूहों द्वारा बल प्रयोग के द्वारा विभिन्न जो दबाव बनाए, उससे विकृतियां उत्पन्न हुई जी। फिर हमने ये पाया कि 100 करोड़ टन मात्र देश में उपयोग होता है और हमारे पास 15,000 करोड़ टन का भंडारण उपलब्ध है, जिसमें हम नए अन्वेषण के माध्यम से और भी भंडार जोड़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 150 वर्षों के लिए
कोयला पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है। उसकी गुणवत्ता में फर्क हो सकता है। कुछ ऐसे कोयला हैं जो हमारे कोयला गुण क्षेत्र श्रेणी है जो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, जैसे कोकिंग कोल हो गया, और बहुत ही उच्च वर्ग का जो कैलोरीफिक वैल्यू या कार्बन वैल्यू या ऊर्जा मूल्य वाला जो कोयला वो यहाँ नहीं उपलब्ध होता है। ये भी जानना जरूरी है कि कोयले के उपभोग क्षेत्र क्या क्या हैं। एक है ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः विद्युत या बिजली से जुड़े उत्पादन से जुड़े हुए हैं। देश आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग 66% से 70% तक कोयला आधारित बिजली पर निर्भर है। 2047 का लक्ष्य हमने रखा है कि 3,500 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाए, जो अभी लगभग 1,200 यूनिट प्रति व्यक्ति, और जबकि विश्व का औसत 3,000 है। इन सबको अगर देखें तो साथ में धातु मिश्रण से जो जुड़ा क्षेत्र है, जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनको भी कोयले की आवश्यकता होती है। कुछ लघु उद्योग, मध्यम उपयोग और छोटे उद्योग होते हैं, जैसे ईंट का भट्ठा हो गया, इनको भी सीधी ऊर्जा के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। नए नए उपभोग भी आते जा रहे हैं, जिसमें कोयला से उत्पन्न या प्राप्त अन्य उत्पाद जैसे गैसीकरण को हमने आपने कहा कि ऊर्जा का क्षेत्र अभी भी बड़े पैमाने पर अभी कोयले पर निर्भर कर रहा है, और गाहे बगाहे देश के अलग अलग क्षेत्रों से सूचनाएं आती हैं, खबरें आती हैं कि कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। तो क्या उसको रोका जा सकेगा इस निर्णय के बाद? जी हाँ, का सीधा सा उत्तर है, मैं उसी पे आ रहा था जी। हमारा जो एंड यूज या अंत उपयोग आधारित आवंटन था कोयला की खदानों का, और जो उत्पादित कोयला था सरकारी उपक्रमों द्वारा, उसको भी उसके क्रय का माध्यम भी आधारित था, मतलब एंड यूज लिंक्ड था। और खदान आवंटन को तो हमने मुक्त कर दिया, हमने उसको जिसे व्यावसायिक खदान कहा जाए उसकी तरफ तार दिया है। जो अब नीलामियां हो रही हैं खदानों की, उनमें कोई भी अंत उपयोग लिंक नहीं है। फिर आवश्यकता महसूस हुई कि जो उत्पादित कोयला है सरकारी उपक्रमों द्वारा, उसमें भी इसी प्रकार की मुक्तिकरण दी जाए, इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए। आप सभी जानते हैं सरकारी कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र से जो जनित विकार उपलब्ध होते हैं वो सभी इसकी बाजार में उपलब्ध हैं। इस विकृतीकरण का मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि सिर्फ कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हमारी अपनी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र रहा है और एकाधिकार क्षेत्र रहा है। उसको लिबरलाइज किया गया, उसको मुक्त किया गया, और उसके बाद कोयले की मांग बढ़ी और हमारी बिजली की उपलब्धता भी बढ़ी है। आपने देखा होगा जो बिजली के कट लगते थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कोयले की उपलब्धता बढ़ाई गई, लेकिन हमने फिर महसूस किया कि जो एकाधिकार क्षेत्र की जटिलताएं हैं, जो उससे जनित जटिलताएं हैं, उनको भी सामान्य करने की जरूरत है, उनका भी सरलीकरण करने की जरूरत है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो कोयला नीलामी किया जाता है, 5 वर्ग हैं नीलामी के, 17 ग्रेड हैं कोयले के, तो 17 आप कह सकते हैं गुण श्रेणी हैं, और उन गुण श्रेणियों में भी मोड या ट्रांसपोर्ट मोड या यातायात माध्यम, किस माध्यम से आप इस कोयले को उठाएंगे उसकी भी दरें अलग अलग आती हैं, किस माइन से उठाएंगे उसकी भी दर अलग अलग आती है, और कितने समय में उठाएंगे इसकी भी दर अलग आती है। तो एक ही ग्रेड के हमने एक हिसाब लगाया, लगभग 100 दरें प्राप्त हो जाती। इतनी जटिल और कठिन व्यवस्था में जब आप खदानों का उदारीकरण करते हैं, उनके जब उत्पाद बाजार में आएंगे, उनके लिए अपने लिए एक मूल्य निर्धारित कर पाना, और एक चीज और भी है, राज्यों का राजस्व जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी राज्यों को जाती है। इसमें जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड है, डीएमएफ जैसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेट
पे आधारित है, वो प्रतिशतता के आधार पर मिलता है। इसमें निश्चितता लाना निहायत जरूरी हो गया था। जी जी जी, और निश्चितता जो के मैंने साथ बताया साथ विनोद जैसे जी 100 मैं देख रहा हूं इस फैसले में इस कदम से बाजार की विकृतियां दूर होंगी, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक दर वाला ई नीलामी बाजार तैयार होगा। उसके क्या मायने हैं? इसके मायने देखिए, जो देश में कुल उत्पादित कोयले का लगभग 80% हम बिजली क्षेत्र के लिए आरक्षित कर चुके हैं। और इसमें हमने एक देखा है कि बिजली की दरों को सस्ता रखना, स्टेबल रखना, उनको निश्चित रखना एक नितांत आवश्यकता है। तो हमने पहला तो प्रयास किया कि उनके ऊपर इस ओपन करने का, इस खुले करने का विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो हमने एक ये व्यवस्था लागू की कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से है, चाहे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के माध्यम से है, उसको 100% पूरा किया जाएगा। जो लंबे समय के लिए उनको निश्चित दर वाली व्यवस्था है, वो लागू रहेगी। इसी प्रकार जो गैर बिजली क्षेत्र है, उसमें भी हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ अनुबंध हैं जिनमें क्रय का लंबे समय तक उनको दर की निश्चितता रहती, वो भी इसमें सुरक्षित रहेंगे। जो 10% करीब कुल उत्पाद का कोयला बाजार में आता है, उस 10% में भी आधा बिजली क्षेत्र के लिए आरक्षित है, और जो अन्य आधा बचा वो उसमें भी विभिन्न प्रकार की 5 विंडोज थी, और 5 विंडोज के अलग अलग फ्लोर प्राइसेस भी थे। तो इसको जब हमने सिंपल किया तो इससे क्या होगा, इससे अनिश्चितता समाप्त होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी कर सकेंगे, इसमें पारदर्शिता आ जाएगी, निष्पक्षता आ जाएगी, और जो 5 विंडोज में कोयले की मात्रा का आवंटन की एक ऐच्छिक शक्ति थी कोयला कंपनियों के पास, वो समाप्त हो जाएगी। और एक यातायात माध्यम से अगर आपने नीलामी में कोयला ले लिया है, अगर आप यातायात माध्यम बदलना चाहते हैं तो उसके भी उनको पैसे देने पड़ते थे। ये सभी कुछ हम समाप्त कर रहे हैं। हम केवल एक माध्यम के नीलामी कर रहे हैं, और वो है रेल। और खरीदार की को स्वतंत्रता होगी, वो माध्यम बदल सके, वो चाहे सड़क से ले जाना चाहे सड़क से ले जाए, अपना बेल्ट स्थापित करना चाहे बेल्ट स्थापित करे, अपने कन्वेयर बेल्ट से ले जाए, रोपवे से ले जाए, रेल से ले जाए, उसको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देने की आवश्यकता होगी। तो माना जाए तो एक इससे तरीके कि से हमने परिचालन की क्षमता भी बढ़ेगी। ये सब कुछ कवायद जो हो रही है वो परिचालन की कहीं ना कहीं क्षमता को भी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वो परिचालन में आप समझ लीजिए कि एक रैशनलाइजेशन या तर्कीकरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जी। जो निकट का कोयला है खदान में, वो बहुत दूर वो में नहीं जाएगा। जब हम एक साथ नीलामी करेंगे और एक ही विंडो के माध्यम से करेंगे, तो बिजली वाला अगर उसका संयंत्र बगल में है तो वो जाहिर सी बात है कि अधिक से दर कोट करेगा, अधिक नीलामी में मूल्य देके वो अपनी नजदीक से नजदीक ले जाना चाहेगा। इससे जो रेलवे के ऊपर अतिरिक्त भार है, दूर के नीलामी, दूर स्थित जो उपभोग संयंत्र हैं, वो बड़ी दूर दूर की माइन से लेते थे। तो हमारा मतलब जो है बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि इससे अनावश्यक कोयले का जो मूवमेंट है रेलवे के माध्यम से, वो घटेगा, और इस प्रकार फिर रेलवे की क्षमता में अपने आप एक तर्कीकरण के माध्यम से वृद्धि आई। आपने भी कहा कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी कोयले पर हम लोग काफ़ी कुछ आधारित हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हमारी कोयले से चला करती हैं। तो कहीं ना कहीं खबरें ये आती रही हैं कि कोयले की कमी है, और कोयले की कमी से हम लोग दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो ये एक बिंदु मैं देख रहा हूं इस फैसले के बाद कि कोयले की मांग में वृद्धि होगी। तो कोयले की मांग में तो वृद्धि हो रही है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है पूरे ढंग से, ये एक चुनौती है। तो क्या इस चुनौती को भी पूरा किया जा सकेगा इस फैसले के बाद? आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश में कोयले की उपलब्धता में कोई कमी नहीं जी। आज भी कोल इंडिया के खदानों में 42-43 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है, जिसका
कि यातायात कराना, जिसको कि मूव कराना, ले जाना एंड यूजर तक, बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे कारकों पे निर्भर है। उनमें एक कारक नीलामी की व्यवस्था भी रही है। हमने रेलवे के साथ काम करके उसमें तरक्कीकरण लाया है, उनकी रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास किया है, वो अलग प्रयास है। लेकिन जो एक उपभोक्ता की मजबूरी थी कि अलग-अलग विंडो में अलग-अलग माइन से लिया है कोयला, तो उसका मूवमेंट अलग-अलग दिशा में होगा। उसको हमने एक सिंगल विंडो करके, एक निश्चित करके उस व्यवस्था को साधारण बनाया है, सरलीकरण किया है, जिससे कि व्यवसाय का सुगमीकरण हो सके। इससे जाहिर-सी बात है कि जो देश में कोयला पहले से उपलब्ध है, वो आसानी से और निश्चित तौर पे कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंच सकेगा, और ये जाहिर-सी बात है कि इससे उपलब्धता बढ़ेगी। और संकट की स्थिति हर समय लोगों को दिखाई देती रहती थी, वो संकट था नहीं, लेकिन कोयला उपलब्ध होने के बावजूद निकल नहीं पाता था। तो उससे क्या होगा कि जो जिस सीजन में कोयले का मूवमेंट नहीं हो पाता था, लोग पहले से खरीदेंगे, ले जाएंगे एकल विंडो माध्यम से, उनको उनके उस पीरियड में भी रेलवे नेटवर्क का उपयोग हो सकेगा, जिसका पहले उपयोग कम हो पाता था, विशेषकर मानसून में। माना यह जाता है कि कोयले के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी दुरूह रही है पिछले कुछ बरसों में, जिसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और ये नया फैसला भी इसी बदलाव का परिचायक है। तो क्या माना जाए, कोयले की और भी नई किस्में जो कि सामने नहीं आ पा रही हैं, जो उपलब्ध हैं देश की खदानों में, उसको भी सामने लाया जा सकेगा? जी हाँ, इसमें जो उच्च श्रेणी का कोयला है, वो भी आसानी से आएगा। एक चीज हम ये ध्यान जरूर रखें कि इस व्यवस्था के सुधार में उन माइंस का भी भला होना है जो हम कमर्शियल माइनिंग में दे रहे हैं। जी। उनको एक अनिश्चितता थी कि वो किस रेट पे बेचें, क्योंकि देश में यदि एक ही ग्रेड का 100 रेट होगा और उस माइन से एक विशेष ग्रेड अगर निकलता है, तो वो अपना फ्लोर प्राइस क्या रखे, किसको बेचे। इसलिए जरूरी हो गया था कि इसका सरलीकरण के हम एक कोल्ड ट्रेड एक्सचेंज की भी व्यवस्था लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन चल रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया था कि हम ये पहला चरण तो लें, ताकि सरलीकरण हो। विभिन्न प्रकार के जो एक ही ग्रेड के कोयले के अलग अलग रेट प्राप्त होते थे, वो सामान्य हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, उनमें प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए, उनमें एक निश्चितता आ जाए, ताकि जो कमर्शियल माइन का कोयला कल को बाजार में उतरना है, उसको भी एक दिशा मिल सके और कोल्ड ट्रेड एक्सचेंज में ये आसानी से बिक सके। जी। अच्छा, नेशनल कोल इंडेक्स की व्यवस्था भी हमने लागू की। जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि कोल कंपनियों को कोल इंडेक्स अनिश्चितता में से भी जो निकाला जाएगा इस फैसले कंट्रीब्यूटर के है, द्वारा। इस फैसले से अनिश्चितता से निकलेंगी कोयला कंपनियां। लेकिन एक और मैं खूबी इसमें देख रहा हूं कि कोयला कंपनियां अपनी खदानों से निकलने वाले कोयले का लाभ उठाकर कोयला गैसीकरण संयंत्र भी स्थापित कर सकती हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, इसमें हमने ये देखा कि कोयले की मांग 2047 तक तो घटती दिखती नहीं है। प्रतिशत के रूप में वो जरूर घटेगी, परंतु जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके और देश ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चढ़ के बड़ा अच्छा कमिटमेंट दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो की दिशा में जाने के लिए साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोयले पे निर्भर राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, लोकल स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं। बहुत सारे लोग कोयले पे निर्भर हैं। उनको अचानक से हम छोड़ नहीं सकते, एक तरीके से उनको हम अनाथ नहीं कर सकते। तो ये देखा गया कि कोयले का जी। बहुत सारा उपयोग है जो गैसीकरण के माध्यम से होता है। जैसे कि इसमें जो रासायनिक घटक है, बेसिकली कोयला हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन कार्बन पे बना हुआ, और हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे रसायन बनते हैं। उस उपयोग का माध्यम प्रथम चरण है कोयले का गैसीकरण। इसलिए कोयले के गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने कोयले की खदानों में जो लोग बिड करते थे, जो लोग नीलामी में भागीदारी करते थे, उनको कहा गया कि जो रेवेन्यू शेयर की आपकी बोली है, उसमें आपको 50% तक छूट मिल जाएगी यदि आप कोयले का गैसीकरण के लिए। लेकिन गैसीकरण की व्यवस्था एक नई व्यवस्था है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा
हिचकिचाता है कि अभी ये जो हमारा कोयला है, जो हमारा देश में पाया जाने वाला कोयला है, उसमें ऐश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें सेडिमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती जी। है। आप कह सकते हैं कार्बन के अतिरिक्त अन्य घटकों की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। और तो विनोद उस कुमार जी, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी सा को मुश्किल विषय है, लेकिन इस मुश्किल विषय को आपने बहुत सरल भाषा में समझाया, बिंदु दर बिंदु इस पूरे विषय पर प्रकाश डाला और हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कोयला मंत्रालय के अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ई नीलामी कोयला क्षेत्र, ये एकल ई नीलामी खिड़की के जरिए किस तरीके से लाभ होने वाला है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद कैबिनेट दिस वीक में कैबिनेट के एक और फैसले पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मंजूरी मिलने से होने वाले लाभ की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने में मदद मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। क्या कुछ खास है इस फैसले में, देखते हैं खास रिपोर्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें अगले 5 साल के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मदद से अब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। वहीं मरीजों की जानकारी ऑनलाइन होने से उनका इलाज और भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। साथ ही वे कहीं भी जाकर आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे। भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर को डिजिटल करने के लिए इस मिशन के जरिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। इसकी मदद से सभी मरीजों का एक हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट किया जाएगा, जिस पर मरीजों के इलाज और उनकी दवाओं का पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी मदद से वो जहां चाहें वहां जाकर अपना इलाज आसानी से करवा सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को की थी, जिसके बाद इसे 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इस रिपोर्ट के बाद आइए जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बारीकी से। मिशन को लॉन्च करने के लिए घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को की थी। भारत सरकार का हेल्थ सेक्टर को डिजिटल करने का एक कदम है। इस मिशन के जरिए मरीजों का एक हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट होगा। कार्ड में मरीजों के उपचार संबंधी जानकारी दी जाएगी। कार्ड में मरीज के इलाज और उसकी दवा का डेटा भी रहेगा। कार्ड की मदद से मरीज कहीं भी देश में अपना उपचार करा सकेगा। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू भी किया जा चुका है। हम बता दें, मिशन में अब तक 17 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अब तक 17 करोड़ स्वास्थ्य खाते खुले हैं और मिशन में करीब 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को भी जोड़ा गया है। 17,000 से अधिक की स्वास्थ्य सुविधाओं को इसमें लागू किया जाएगा। इन स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ाने के लिए नए कदम भी उठाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में एलआईसी आईपीओ को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बताते हैं कैबिनेट के इस फैसले का क्या है महत्व। कैबिनेट ने एलआईसी में विदेशी निवेश की सीमा 20% करने को मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट द्वारा ये कदम उठाया गया है और एलआईसी में 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। सरकार एलआईसी के आईपीओ को काफ़ी सफल बनाना चाहती है। सरकार अधिकाधिक खुदरा और विदेशी निवेशकों को इस आईपीओ के जरिए आकर्षित करना भी चाहती है। एलआईसी के बीमा धारकों को आईपीओ में रिजर्वेशन दिया गया है।
अभी बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 74% विदेशी निवेश की इजाजत है, लेकिन LIC पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि LIC के लिए सरकार का अलग एक्ट है, जिसे LIC एक्ट कहा जाता है। LIC के IPO को जुलाई 2021 में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। आज कैबिनेट दिस वीक में इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।